गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेम की फर्स्ट यूनिट का रिव्यू, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट के रूप में नेपोलियन के बारे में और वियना कांग्रेस के बारे में, जो हमने वैसे तो डिटेल से पढ़ लिया है, लेकिन एक थोड़ा सा जो है इसका रिव्यू हो जाएगा और आपको भी जो है उसका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें जो है हम बात करेंगे नेपोलियन की। सबसे पहले 18वीं शताब्दी का जो समय था, उसमें नेपोलियन के रूप में एक ऐसे चरित्र का यूरोप वासियों को मिलना जिसने कि यूरोप की पूरी स्थिति को ही बदल के रख दिया, और यूरोप के इतिहास में उस बात के लिए एक महत्वपूर्ण भी विषय है ये कि यूरोप के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होना जिसने पूरे यूरोप को ही नहीं अपितु एक विश्व को जीतने का स्वप्न देखा, और उसको जीतने के लिए जो है उसने जीवन भर प्रयास भी किए, और उस व्यक्ति को जानते हैं हम नेपोलियन के रूप में। तो नेपोलियन एक महान प्रतिभा का धनी था, कोर्सिका द्वीप में जन्मा था, और कोर्सिका द्वीप में जन्मे नेपोलियन की शिक्षा दीक्षा के लिए उनके माता पिता ने काफ़ी कोशिशें की। कार्लो बोनापार्ट का पुत्र था, और इस प्रकार से कार्लो बोनापार्ट ने काफ़ी कोशिशों के बावजूद जो है उसकी अच्छी शिक्षा के लिए प्रबंध किए। अपने सभी बहन भाइयों में से वो है जो अलग ही प्रवृत्ति का बालक था। शुरू से ही जो है वो बैठा बैठा जमीन पे लकीरें बनाता रहता, किले बनाता रहता, तोड़ता रहता। तो बचपन से ही जो महत्वाकांक्षी चरित्र को रखने वाला नेपोलियन एक अपनी जो जीत की इच्छा रखने वाला, वो शुरुआत से ही था, बचपन से ही था। उसके बचपन से ही ऐसी प्रवृत्तियां उसके मन में थी कि वो जो है आगे चल करके उसने उसको प्रत्यक्ष रूप प्रदान किया। एक विजेता के रूप में जो है वो जीना चाहता था, और इसके लिए जो है उसने बचपन से ही ये कोशिशें करना शुरू कर दिया था। जैसे कि शुरू में उसकी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते वो दिखने में भी वो ज़्यादा सुंदर नहीं था। तो इस प्रकार से जो है अपने आप को एक अच्छा अमीर व्यक्ति की तरह, एक ऐशो आराम में जीने वाले व्यक्ति की तरह दिखावे में वो काफ़ी विश्वास रखता था। तो यहाँ पे वो इतने ज़्यादा अमीर घराने से संबंध नहीं रखता था। सैनिक शिक्षा के लिए उसके पिता द्वारा उसको फ्रांस भेजा गया, और यहाँ पे फ्रांस में सैनिक शिक्षा उसने प्राप्त की। तो एक अच्छे सैनिक स्कूल में जो है उसका एडमिशन करवाया गया था। तो उस अच्छे सैनिक स्कूल में बड़े बड़े घरानों के बच्चे आते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे उसका उपहास भी उड़ाया जाता था, क्योंकि वो दिखने में जो है सुंदर नहीं था। लेकिन यहाँ पे उनको देख करके उसकी महत्वाकांक्षा जो है धीरे धीरे उसको अमली जामा पहनाने का जो समय था वो निकट पा रहा था, और उसको जो है उसने और ज़्यादा मेहनत करके अपनी शिक्षा की ओर जो है ध्यान दिया, और बच्चों के द्वारा चिढ़ाए गए व्यवहार से या उनकी उपेक्षा से वो काफ़ी दुखी भी हो जाता था, लेकिन फिर भी वो उससे एक नया सबक लेता था। तो यहाँ पे नेपोलियन ने एक सैनिक के रूप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखा था, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सैनिक के रूप में देखते हुए धीरे धीरे अपनी योग्यतावश वो एक सैनिक से जो है उच्च दर्जे का अधिकारी बन गया, कमांडो बन गया। तो इस प्रकार से अब कमांडो के रूप में उसने फ्रांस को अपनी सेवा देना निश्चित कर लिया। तो यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन के समय पे भी वो रहा, और नेशनल कन्वेंशन के समय में उसने जो है अपनी अद्भुत प्रतिभा का लोगों के सामने उसने अपनी प्रतिभा को पेश किया। फिर जो है उसने जैसे कि उसके ऊपर आरोप लगा कि इसने जो है गद्दारी की है, तो उस गद्दारी वश उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर उसको थोड़े समय बाद जो है उसकी जो ईमानदारी थी वो साबित हो गई, और उसकी गद्दारी के कोई प्रमाण न मिलने के कारण उसको छोड़ दिया गया, वापस उसको पद दे दिए गए, उसके चिन्ह वापस लौटा दिए गए। तो इस प्रकार से
नेपोलियन जो है तरक्की करता गया। यहाँ पे नेपोलियन ने उस भीड़ को दबाया जब नेशनल कन्वेंशन को एक भीड़ ने घेर लिया था। तो यहाँ पे डायरेक्टरी के समय को भी उसने देखा और उसने मुख्य पद प्राप्त किए। तो डायरेक्टरी के अंत के बाद जो है, जो 1799 से लेकर के 1815 का जो समय था, इस समय को नेपोलियन युग की संज्ञा दी गई है। नेपोलियन युग 1799 से 1815 का जो यूरोप के इतिहास का समय था, उसको नेपोलियन युग की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे ये समय शुरू हो जाता है अब नेपोलियन की महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने का समय, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने का समय। यहाँ पे 1799 में वो जब डायरेक्टरी का अंत हो गया, 5 सदस्यों की जो डायरेक्टरी थी नेशनल कन्वेंशन के बाद 1795 में जो सत्ता में आई थी, उसका 1799 में अंत हो गया और यहाँ पे 3 सदस्यों की काउंसिल चुनी गई। 3 सदस्यों की काउंसिल में प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन को चुना गया और प्रथम काउंसिल के हाथ में ही सत्ता की सारी शक्तियां थी। तो इस प्रकार से नेपोलियन एक तानाशाह के रूप में प्रथम काउंसिल में चुने जाने के कारण ही वो एक तानाशाह के रूप में जो है फ्रांस के लोगों के सामने उभरा। यहाँ पे फ्रांस के लोगों की उससे काफी आशा भी थी, वो उससे काफी आशा भी लगाए बैठे थे और लोगों ने एक राहत की सांस भी ली थी। लेकिन उसने भी कहा था कि लोगों को समानता चाहिए, स्वतंत्रता नहीं, यानी कि उनको स्वतंत्रता पे जब तक अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक तो वो एक तानाशाह के मार्ग में, एक शासक के मार्ग में, सत्ता प्राप्त अधिकारी के मार्ग में रोड़ा ही बनते रहेंगे। तो इसलिए जो है उसने अंकुश लगा करके लोगों को अधिकार जरूर दिए, लेकिन एक तानाशाह के रूप में उसने शासन किया। कहते हैं कि विभिन्न डेटा कहते हैं कि 40 युद्ध उसने अपने जीवन में लड़े, जिसमें से लगभग सारे ही युद्ध उसने जीते थे और थोड़े बहुत उसने जो है हारे थे। तो इस प्रकार से उसने पूरे यूरोप को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। तो अपनी कोशिशों के चलते उसने विभिन्न प्रदेशों को अपने राज्य का जो है, अपने क्षेत्र का हिस्सा बनाया। यहाँ पे इंग्लैंड ही अब उसका प्रतिद्वंदी के रूप में बच गया था। तो इंग्लैंड पे वो किस प्रकार से कब्जा जमाए, ये वो सोच रहा था। तो यहाँ पे इंग्लैंड पे कब्जा जमाने के लिए जो है उसने इंग्लैंड के लिए एक व्यवस्था का जो है निर्माण किया, जिसको महाद्वीपीय व्यवस्था कहा गया, महाद्वीपीय प्रणाली कहा गया। कॉन्टिनेंटल सिस्टम में उसने ये जो है विभिन्न देशों के सामने घोषणा की कि इंग्लैंड के साथ कोई भी देश व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा, अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार को इंग्लैंड के लिए रोक दिया गया। यहाँ पे जो नेपोलियन द्वारा शुरू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था इंग्लैंड के आर्थिक व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए थी, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए थी महाद्वीपीय व्यवस्था। तो महाद्वीपीय व्यवस्था मुख्य रूप से नेपोलियन ने इंग्लैंड के लिए उसकी आर्थिक समृद्धि पे घात प्रतिघात करने के लिए एक व्यवस्था, एक प्रणाली बनाई, जिसको कार्य रूप देने के लिए विभिन्न देशों से उसने ये विभिन्न देशों के सामने ये शर्तें रखी कि कोई भी देश इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध नहीं बनाएगा, अपने जहाजों से माल भर करके वहां से आयात निर्यात उसके साथ नहीं करेगा, उसके जहाजों का यूज नहीं करेगा। तो इस प्रकार से पूरे यूरोप के लिए ही ये पाबंदियां लगा दी गई थी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इंग्लैंड के पास तो एक अपना शक्तिशाली जहाजी बेड़ा है, नौसेना से वो पूर्णतः नौसेना उसकी काफी शक्तिशाली है। तो वो नेपोलियन के व्यापार की, यूरोप से व्यापार की भी उसको जरूरत नहीं है, उसके तो और भी बहुत सारे उपनिवेश हैं। तो इस प्रकार से नेपोलियन ने अपने जीवन में जो है ये काफी भारी भूल भी की थी ये व्यवस्था अपना के, क्योंकि इंग्लैंड वैसे ही उसका प्रतिद्वंदी था और भी ज्यादा वो उसके विरोधी हो गया। और यहाँ पे उसके द्वारा स्थापित की गई ये महाद्वीपीय व्यवस्था से ना तो फ्रांस अकेला पूरे यूरोप के उत्पादन के साधन जो है सुलभ करवा सकता था और ना ही अन्य कोई देश ऐसा कर सकता था। तो इस प्रकार से घटिया वस्तुओं को अधिक दामों में बेचने के कारण उसके जो द्वारा बेची गई, जो उसके द्वारा उत्पादित की गई वस्तुएं थी वो घटिया किस्म की थी, उनके दाम बहुत ऊंचे थे, लोग काफी परेशान थे, अराजकता का माहौल पैदा हो गया था।
तो इंग्लैंड के लिए क्या फर्क पड़ने वाला था, यूरोप से नहीं व्यापार होगा तो उसके दो और भी एशियाई देशों के साथ जो कि उसके उपनिवेश थे, अफ्रीकी देश थे जो कि उसके उपनिवेश थे, तो उनके साथ उसके व्यापारिक संबंध थे। वहां से वो आसानी से कच्चा माल मंगवा सकता था और वहां पे तैयार माल बेच सकता था, उसकी मंडियां वहां पे थी। तो इस प्रकार से इंग्लैंड के लिए कोई चिंता का विषय नहीं था, लेकिन पूरे यूरोप के लिए एक चिंता का विषय बन गया था, जो अंत में जो है महाद्वीपीय व्यवस्था के फेल होने के साथ ये साबित भी हो गया कि ये नेपोलियन ने जो ये महाद्वीपीय व्यवस्था अपना करके जो कदम उठाया था वो काफी गलत था। तो इस प्रकार से नेपोलियन ने बहुत सारे युद्धों के जीतने के बाद पूरे यूरोप पे ही अपना कब्जा जमाने की सोची, और उसने वो जमाया भी। और महाद्वीपीय व्यवस्था के साथ उसने इंग्लैंड पे जो कब्जा जमाने की सोची, वो महाद्वीपीय व्यवस्था के फेल होने के कारण जो है यूरोप का विभिन्न गुटों में बंट जाना, जैसे कि अब ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशा और इंग्लैंड जो है उन्होंने एक गुट बना लिया। वो यूरोप के विखंडित स्थिति को पुनः जो है स्थापित करना चाहते थे, और इस विषय में जो है बात करने के लिए उन्होंने अपना ही एक संगठन बना लिया और नेपोलियन को परास्त करने की सोची, और इस प्रकार से नेपोलियन को परास्त कर दिया गया और 1814 में, जून 1814 में उसको एल्बा द्वीप में भेज दिया गया। तो यहाँ पे नेपोलियन को एल्बा द्वीप के एक शासक के रूप में वहां छोड़ दिया गया। फ्रांस पर से उसके सारे अधिकार छीन लिए गए, पूरे यूरोप में उसके द्वारा जीते गए क्षेत्रों से उसके अधिकार छीन लिए गए। तो उनके लिए उन्होंने सितंबर 1814 में वियना में एक सम्मेलन बुलाया था, और वियना में बुलाए गए सम्मेलन में जो है उन्होंने कुछ एक शर्तें निर्धारित की थी यूरोप के पुनर्गठन के लिए, यूरोप में शांति स्थापना के लिए, और यूरोप की स्थिति को पुनः पहले की तरह जो है अराजकता के माहौल से बचा करके शांति के रूप में जैसे उसकी स्थापना पहले थी, जो प्रदेश जिस क्षेत्र के पास, जिस देश के पास थे, उनको वापस लौटाने की जो है इसमें बात करनी थी। तो इसके लिए 99 बड़े सम्राटों ने और 53 छोटे राजाओं ने जो है मशक्कत की, इसमें शिरकत की, भाग लिया। और यहाँ पे विभिन्न देशों के सम्राटों का शामिल होना, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के जो मुख्य राजा थे, चांसलर थे, उनका शामिल होना, और ऑस्ट्रिया के सम्राट द्वारा वियना में हुए सम्मेलन की अध्यक्षता करना। तो और विभिन्न देशों के लिए जो है विभिन्न नीतियां बनाना कि फ्रांस को क्या दिया जाएगा आगे, रूस को क्या दिया जाएगा। तो उसके लिए जो है निर्णय लेने के लिए वियना में सम्मेलन हुआ था, जिसमें विभिन्न देशों के लिए विभिन्न निर्णय लिए गए, और ये सम्मेलन जो है काफी सफल भी हुआ, लेकिन स्थायी रूप से ये प्रभाव न छोड़ पाया था, स्थायी रूप से ये विषयों को प्रभावित नहीं कर पाया था। तो इस प्रकार से वियना में जो सम्मेलन हुआ उसके चलते नेपोलियन को तो एल्बा द्वीप में भेज दिया गया था, उससे सारे अधिकार छीन लिए गए थे, उसका अब कोई सत्ता में बोलबाला नहीं था, लेकिन वो सारी चीजें देख रहा था। और 10 महीनों के अंतराल के बाद एक बार फिर से 1815 में वो फ्रांस लौट आया, और यहाँ पे फ्रांस के लोगों ने उसको देख करके काफी खुशी जाहिर की, और खुशी को जाहिर करके वो गलियों में भीड़ इकट्ठा हो गई और एक दूसरे के वो गले मिले, खुशी जाहिर की, और नेपोलियन को देख करके वो बहुत खुश हुए। तो इस प्रकार से नेपोलियन का यहाँ पे खुली बाहों से लोगों ने स्वागत किया, खुले दिल से स्वागत किया। एक बार फिर से नेपोलियन ने अपनी पुरानी स्थिति पाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे विभिन्न देशों का जो, चारों देशों का जो गुट बना था, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस और इंग्लैंड का, तो उन्होंने मिलकर के नेपोलियन की गतिविधियों को पूर्णतः दबा दिया और उसको बंदी बना लिया गया। तो 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से नेपोलियन के युग का अंत हो गया। 1799 से लेकर के 1814 का जो समय था, 1815 का भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1815 में एक बार फिर से नेपोलियन ने कोशिश की थी अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करने की, तो इसीलिए हम 1815 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे खैर 10 महीने के अंतराल के लिए उसको जो है निष्कासित कर दिया गया था उसकी सत्ता से, उसकी शक्तियों से। तो इसीलिए जो है अगर 1814 बोला जाए वो भी गलत नहीं है, और 1815 बोला जाए क्योंकि वो दोबारा से आ गया था तो गलत नहीं है। तो इस ये जो 15 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें जो है इस टाइम को नेपोलियन युग की संज्ञा दी गई है। हालांकि वो 1799 की बजाय वो पहले ही जो है इसकी
नेशनल कन्वेंशन के समय पे ही वो आ गया था, 89 में ही वो आ गया था यहाँ पे 1789 में। उसका जो है एक सैनिक के रूप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सहयोग हो गया था। तो उस समय को भी जो है उससे उसकी शुरुआत का समय हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से नेपोलियन का अंत हो गया। और वियना में हुए सम्मेलन में विभिन्न देशों के लिए विभिन्न फैसले लिए गए, जैसे कि फ्रांस ने ही पूरे यूरोप में ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि पूरे यूरोप का जो मानचित्र था उसको खंडित कर दिया था, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। यहाँ पे ये सारी चीजें नेपोलियन के द्वारा ही घटित की गई थी, और नेपोलियन ही उनको घटित करने के लिए मुख्य जो पात्र रहा था। और नेपोलियन ने जो है पूरी कोशिश की कि जो यूरोप है उसके ऊपर उसके कब्जा हो, और उसके साथ साथ पूरे विश्व पे भी जो है वो विजय हासिल कर सके, विश्व विजेता वो बनना चाहता था। तो यहाँ नेपोलियन के अंत के साथ नेपोलियन युग का अंत हो गया। तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं वियना कांग्रेस की। तो यहाँ पे वियना कांग्रेस, वियना में हुआ ये समझौता था जो सितंबर 1814 से लेकर के जून 1815 तक हुआ था। तो इस प्रकार से ये जो है वियना में जो सम्मेलन हुआ था 99 सम्राटों के चलते और 53 क्षेत्रीय राजाओं के शामिल होने के साथ, और जो 4 देश थे जिसमें रूस का जो चांसलर था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मैटरनिक, और रूस का जार और उसका प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, फ्रांस की ओर से जो है उसका वित्त मंत्री टैलेरा, और जो प्रशा की ओर से प्रशा का सम्राट। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रबुद्ध जो महान सम्राट थे उनके शामिल होने के साथ साथ 53 क्षेत्रीय राजाओं ने भाग लिया था। यूरोप की इतिहास की एक महान घटना के रूप में वियना कांग्रेस की चर्चा की जाती है कि यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण और मुख्य घटना मानी गई है, जिसमें विभिन्न देशों के लिए निर्णय लिए गए। और ये निर्णय यूरोप की पुनर्गठन के लिए उद्देश्य से लिए गए थे, यूरोप में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से लिए गए थे, यूरोप में जो अराजकता का माहौल है उसको दूर करके यूरोप को पुनः संगठित करने के उद्देश्य से लिए गए थे, और विभिन्न देशों के अधिकार क्षेत्रों को निश्चित करने के उद्देश्य से लिए गए थे। और यहाँ पे नेपोलियन के द्वारा जो स्थिति बनाई गई है उस स्थिति से काबू पाने के उद्देश्य से लिए गए थे। तो इन उद्देश्यों से जो है वियना में ये सम्मेलन हुआ था, और जिसके लिए जो है 3 सिद्धांत निर्धारित किए उन्होंने, जैसे कि वैधता का सिद्धांत था, और जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत था, शक्ति संतुलन का सिद्धांत था। शक्ति संतुलन का सिद्धांत हमें बताता है कि जो शक्ति है उनका एक संतुलित रूप से बंटवारा होना चाहिए, और इसमें इन 4 देशों ने कोशिश की कि असीमित शक्तियां किसी भी देश के पास ना हो, ताकि नेपोलियन युग जैसी परिस्थितियां भविष्य में आगे कायम ना हो यूरोप के लिए। और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कि जिन देशों ने नेपोलियन का साथ दिया है उनको क्षतिपूर्ति के रूप में उन देशों को हर्जाना देना होगा जिनके साथ जो है अत्याचार हुए हैं या अराजकता की स्थिति पैदा की गई है जिन देशों के लिए। जो क्षतिपूर्ति के साथ जो न्याय संगता का, वैधता का जो सिद्धांत था वो ये दर्शाता है कि शक्ति का संतुलन उचित रूप से होना चाहिए, और वैध रूप से शक्ति का जो संतुलन है उचित रूप से करके वैधता उसमें जरूरी है। जैसे कि 1789 की क्रांति के बाद जो व्यवस्था थी वैधता को उसमें पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया था। वैधता का जो सिद्धांत था उसमें जो है पहले की जो स्थिति थी वो किसी भी रूप में नेपोलियन युग में आगे लागू न रह पाई। तो जो भी यहाँ पे सिद्धांत बनाए जाएं वो पूर्ण रूप से वैध होने चाहिए। ये इसकी सिफारिश फ्रांस के जो वित्त मंत्री था इसमें शामिल हुआ था टेलेरा, उसने प्रदर्शित किया था। तो यहाँ पे वियना कांग्रेस की कार्यविधि के बारे में यदि हम देखें तो शुरू में एक उन्होंने 4 देशों की जगह 8 देशों की एक जो प्राथमिक सभा बनाई थी अपने जो यूरोप की स्थिति को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से। जो निर्णय उनको लेना था 8 देशों की
सभा को, जिसमें रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, स्पेन, हॉलैंड, पुर्तगाल, ये 8 देश शामिल थे। और इन 8 देशों ने ही प्राथमिक जो सभा करनी थी, लेकिन ये असफल रहे। उसके बाद 4 देश, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड, ये 4 देशों ने ही जो है विभिन्न देशों के लिए निर्णय लिए, जिसमें ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी। और उसके चलते जो है वियना कांग्रेस में विभिन्न देशों के लिए कुछ फैसले लिए गए थे। जो जैसे कि फ्रांस के लिए यदि हम बात करें तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया था, उसकी सैनिक शक्ति पे रोक लगाई गई थी। 70 लाख फ्रैंक का जुर्माना था, 70 लाख पाउंड फ्रैंक का जो है जुर्माना लगाया गया था, और वो उसको 5 साल में ही देना था। और उसकी सीमा निर्धारित कर दी गई थी। उसके चारों ओर कुछ ऐसे देशों को की सीमा सुरक्षित कर दी गई थी जो कि उसकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकें। और विदेशी सेना फ्रांस में रखना निश्चित कर दिया गया था। उस विदेशी सेना का खर्च का वहन फ्रांस को ही करना था। और यहाँ पे फ्रांसीसी सेना की भी जो है सीमितता पे बल दिया गया था। रूस के विभिन्न क्षेत्रों को वापस कर दिया गया था। फिनलैंड को रूस के साथ मिला दिया गया था। वारसा की डची को रूस के साथ मिला दिया गया था। ऐसे ही ऑस्ट्रिया के साथ, प्रशिया के साथ किया गया था। ऑस्ट्रिया के साथ जो है बेल्जियम को नेपोलियन ने जिससे हटा लिया था, तो यहाँ पे बेल्जियम को उसके साथ न मिला करके वारसा की डची के कुछ क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दे दिए गए थे और बेल्जियम को अलग कर दिया गया था। यहाँ पे ऐसे ही प्रशिया के लिए, होलैंड के लिए, स्पेन के लिए, पुर्तगाल के लिए निर्णय लिए गए थे। तो विभिन्न देशों के लिए उसके क्षेत्रों से संबंधित निर्णयों को लिया गया था। इनके चलते जो है बाद में ये वियना कांग्रेस की यदि सफलता के बारे हम बात करें कि किस देशों के लिए किए गए कार्यों में वो कितना सफल रहे, तो विभिन्न देशों के लिए गए निर्णयों में उसने जो है विभिन्न देशों के सीमाएं निर्धारित कर दी थी। विभिन्न देशों की उसने जो है ये निर्धारित कर दिया था कि इस देश के पास इतने अधिकार और कर्तव्य होंगे, इतनी इसकी सीमाएं होंगी, इतनी सैनिक शक्ति होगी। युद्ध की जो है नेपोलियन का साथ देने वालों के लिए क्षतिपूर्ति करना विभिन्न देशों के लिए निर्धारित कर दिया गया था। तो इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे निर्णय लिए गए थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए काफी अच्छे साबित हुए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून बना दिया गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे कोई भी देश जो है पाबंदी नहीं लगा सकता, जैसे नेपोलियन ने किया था महाद्वीपीय व्यवस्था के दौरान। और दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की कोशिश की गई अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा। तीसरा जो है दास प्रथा, जो अमानवीय दास प्रथा सदियों से चली आ रही थी, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, पूर्णतः अंकुश लगा दिया गया। वियना कांग्रेस में लिया गया ये मुख्य फैसला था, जिसमें पूरे यूरोप के लिए ये निर्णय लिया गया कि कोई भी देश दासों की खरीद फरोख्त नहीं करेगा और दासों को नहीं रखेगा, और मजदूरी जो है निर्धारित कर दी गई। तो इस प्रकार से विभिन्न निर्णय विभिन्न देशों के लिए गए थे और पूरे यूरोप के लिए ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। तो इसके चलते वियना कांग्रेस की बहुत सारे विद्वानों ने आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि जो वियना कांग्रेस थी अपने निर्णयों में कितनी सफल रही थी, केवल ये 3-4 देशों के सर्वा होने की ही प्रतीक थी, उनकी गतिविधियों की ही प्रतीक थी। तो ये अपने निर्णयों में ज्यादा सफल नहीं रही थी, लेकिन इन सब के चलते जो है उसके कार्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती। जैसे कि कांग्रेस थी, इसकी जो व्यवस्था थी वो अस्थायी साबित हुई थी। शक्ति संतुलन की बात करें 4 देशों में ही थी। उन्होंने जो है कुलीन वर्ग के लिए ही सारे निर्णय लिए थे और आम जनता के लिए उसमें कुछ भी नहीं था। आम जनता के विचारों को पूर्णतः दबाया गया था। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय यानी कि नेपोलियन से पहले की जो स्थिति थी, फ्रांसीसी क्रांति के समय, उस स्थिति की जो प्रवृत्तियां थी उनको पूर्णतः भुला दिया गया था। लोकतंत्र को यहाँ पे समाप्त करके राजतंत्र की पुनः कर दी गई थी। तो इस प्रकार से आने वाला समय भी यूरोपीय जनता के लिए जो है घातक होने वाला था। तो यहाँ पे विभिन्न विद्वानों ने इस आधार पर इसकी आलोचना की है। कुछ एक और पॉइंट्स हैं, जैसे कि अन्यायपूर्ण बजट इसके लिए निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीयता पे कुठाराघात जो है विभिन्न विद्वान कहते हैं कि राष्ट्रीयता पे कुठाराघात किया गया था। विभिन्न देशों के जनता में जो राष्ट्रीयता की भावनाएं थी
उनको दबा दिया गया था। तो विभिन्न विद्वान इसकी जो है आलोचना के साथ साथ इसकी महत्ता पे भी प्रकाश डालते हैं कि चाहे विभिन्न विद्वानों ने इसके दोषों की ओर प्रकाश डाला है, लेकिन हम इसकी अच्छाइयों को भी नकार नहीं सकते। जैसे कि यूरोप की स्थिति को पुनः संगठित करने के लिए सम्मेलन बहुत जरूरी था जो वियना में हुआ। इसमें जो है हालांकि ये सारे ही कार्यों में सफल ना हो पाई, लेकिन फिर भी उस समय की ये महान घटना कही जा सकती है। तो इसके महत्व के लिए जो है कहते हैं कि जैसे फ्रांस की सैनिक शक्ति पे अंकुश लगा रही है ताकि आगे भविष्य में नेपोलियन जैसी स्थिति पैदा ना हो। दूसरा, यूरोपीय राजनीति में मेटरनिख का नाम चमक गया। रूस का जो है महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। प्रशिया का जो है महत्व बढ़ गया था। जर्मनी का महत्व बढ़ गया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया था आगे। और इस प्रकार से जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए गए थे, इनका काफी महत्व था। दास प्रथा पे जो प्रतिबंध लगाया गया था उसका काफी महत्व था। और जो अंतरराष्ट्रीय उद्योगों के लिए जो व्यापार के लिए जो कानून बनाए थे उनका काफी महत्व था। तो इस प्रकार से विभिन्न बातों के चलते चाहे वियना कांग्रेस के दोषों की चर्चा आलोचना के रूप में विभिन्न विद्वानों ने की है, लेकिन उस आलोचनाओं के होते हुए भी वियना कांग्रेस का अपना एक महत्व रहा है, यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो इस प्रकार से हमने बात की है आज नेपोलियन की। उससे पहले इनका जो लेक्चर था उसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रिव्यू लिया था, जिसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कि उनकी किन कारणों के चलते फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो घटना थी वो घटित हुई। फिर उसके हमने विभिन्न चरणों की चर्चा की और फिर हमने उसके परिणामों की चर्चा की, जो स्थायी रूप से उसने परिणाम छोड़े थे या अस्थायी छोड़े थे, विश्व के लिए छोड़े थे, यूरोप के लिए छोड़े थे या फ्रांस के लिए छोड़े थे। उसके बाद जो है हमने नेपोलियन युग को पढ़ा। नेपोलियन युग की हमने चर्चा की। नेपोलियन युग की चर्चा करते हुए हमें पता चला कि कैसे नेपोलियन ने पूरे यूरोप में अपनी सत्ता कायम करने के लिए कितनी कोशिशें की और यहाँ पे युद्धों में वो उलझा रहा। महाद्वीपीय व्यवस्था उसकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का परिणाम थी। तो इस प्रकार से जो 1799 से 1815 का जो टाइम था वो नेपोलियन युग कहलाया, एक तानाशाही व्यक्ति के समय कहलाया। और नेपोलियन का जो है यदि हम आलोचना करें तो उसके साथ साथ उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जैसे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण उसके ही प्रयासों के फलस्वरूप हुआ था। उसके द्वारा की गई एक शुरुआत थी जिसमें उसने पवित्र रोमन संघ को जो है राइन संघ में बदल दिया था। तो इस प्रकार से नेपोलियन ने बहुत सारे महान कार्य भी किए थे। वो अपने परिजनों से बहुत प्यार करता था। वो फ्रांस की जनता से बहुत प्यार करता था। तो इस प्रकार से फ्रांस के लिए जो है उसने रोजगार के काफी अवसर प्रदान किए थे। और नेपोलियन के द्वारा नेपोलियन के समय में शिक्षा के लिए जो सुधार किए गए थे आज भी वो फ्रांस की शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे नेपोलियन युग की महत्ता को भी हम नकार नहीं सकते। फिर हमने बात की है वियना कांग्रेस की। वियना कांग्रेस का जो चैप्टर था इसमें हमने पढ़ा कि कैसे वियना में हुआ ये महासम्मेलन, जिसमें विभिन्न देशों के लिए निर्णय लिए गए, यूरोप के लिए निर्णय लिए गए, यूरोप के पुनर्गठन के लिए, यूरोप में शांति व्यवस्था के लिए जो निर्णय लिए गए, उनकी कुछ एक विद्वानों ने आलोचना की है। उन आलोचनाओं के चलते हुए भी वियना कांग्रेस की जो सफलता थी, जो महत्ता थी, उसको हम नकार नहीं सकते। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है, उसको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसको जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए ये काफ़ी है। हम अगले लेक्चर में जो सेकंड यूनिट नेक्स्ट जो यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।